हमने मेक और बाय पढ़ा, हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्स्ट्रा, सेल, ऑर्डर, ये पढ़ा। हमने कॉन्टिन्यू या सॉरी ड्रॉप अ प्रोडक्ट और नॉट पढ़ा। और हमने सेल और प्रोसेस फर्दर पढ़ा। आज हम एक आपसे बात डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग। मैं अभी आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट कॉस्ट। एक चीज रेलेवेंट कॉस्ट है या नहीं है। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि एक चीज के बारे में कि वो रेलेवेंट कॉस्ट है कि नहीं है। तो इस बारे में जो हम आपसे बात शेयर करेंगे, A number of costs are listed below। मैंने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट और इनरेलेवेंट कॉस्ट वो होती है। रेलेवेंट कॉस्ट और इनरेलेवेंट कॉस्ट में फर्क ये है, रेलेवेंट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं कि अगर तो प्रोडक्ट हम बनाएं तो वो पड़े, ना बनाएं तो ना पड़े। अब हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, और इररेलेवेंट कॉस्ट उसको कहते हैं वो कॉस्ट जो हमें पड़े ही पड़े, चाहे हम बनाएं चाहे ना बनाएं, हर सूरत वो हमें पड़े, हम उसको इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। तो डिसीजन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, चाहे हम डिसीजन यस का करें चाहे हम डिसीजन नो का करें, वो कॉस्ट हमें पढ़नी पड़नी है, हम उस कॉस्ट को इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। अब आप लोग मेरे साथ ये बात समझे कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई होती है। मुझे तो लगता है कि आपको ज्यादा चांस ही ये है कि आपका ज्यादातर पेपर एमसीक्यूज बेस्ड ही आना है। इसमें भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो हम उन न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे। तो अब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप वन बाय वन इस बात को देखिएगा ये रेलेवेंट कॉस्ट है कि नहीं है। A number of costs are listed below that may be relevant in decision faced by the management of AB, a Swedish manufacturing selling। और उसमें हमें आपको देखिए नीचे आइटम्स दी हुई हैं और केस 1 और केस 2 दिया हुआ है। केस 1 और केस 2 हमें दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से इसको शेयर करते हैं आपके साथ। रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट, रिक्वायर्ड क्या है। Copy the information above onto your answer sheet and place a cross in the appropriate column to indicate whether each item is relevant or not relevant in the following situation. Requirement refer 1 that relates to case 1
and requirement 2 refers to the case 2. The company chronically has no idle capacity, and the old model B100 machine is a company's constraint. The management is considering purchasing model B300 machine to use in addition to the company's present model B100 machine. The old model B100 machine will continue to be used to the capacity as before, with the new model B300 machine being used to expand the production. This will increase the company's production and sales. The increase in volume will large enough to require increase in fixed selling expense and general administrative overhead, but not in fixed manufacturing overheads. फिक्स सेलिंग और एडमन बढ़ेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं बढ़ेंगे. अब हमने बताना है सेल्स रेवेन्यू. ये केस 1 में रेलेवेंट है कि नॉट रेलेवेंट? बेटे रेलेवेंट इसलिए है कि अगर हम ज्यादा सेल करेंगे, दोनों मशीन चलाएंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी, तो नहीं चलाएंगे तो नहीं बढ़ेगी. इसका मतलब है ये रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट है, सिर्फ कॉस्ट नहीं, रेलेवेंट बताना. डायरेक्ट मटेरियल रेलेवेंट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर रेलेवेंट कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेलेवेंट कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन भी रेलेवेंट कॉस्ट है, बुक वैल्यू रेलेवेंट है, डिस्पोजल वैल्यू रेलेवेंट है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जर्नल रेलेवेंट है, वेरिएबल सेलिंग रेलेवेंट है, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस इररेलेवेंट है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इररेलेवेंट या नॉट रेलेवेंट. ये उसने हमें खुद बता दिया था. ये वाली लाइन अगर आप पढ़ लें तो मैंने हाईलाइट की है, तो ये वाली लाइन जो है वो आपको सारा कुछ इंडिकेट करते हैं. तो इसमें इररेलेवेंट नॉट रेलेवेंट कौन कौन सी हुई? बस ये नॉट रेलेवेंट है, बाकी रेलेवेंट. अब लोग सेकंड चॉइस देखें. The old model B100 machine is not the company's constraint, but the management is considering replacing it. मैनेजमेंट क्या करने जा रही है? रिप्लेस करने जा रही है B100 को B300 के साथ. of the potential saving in direct material with the new machine. The model 100 B100 machine would be sold. These changes will have no effect on production or sale, other than some saving in direct material cost due to the less wastage. This change would have no effect on the production of sale, other than some saving in direct material cost due to less wastage. आप लोग एक दफा इसको फिर रीड आउट कर लें. सेल पर तो कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन मटेरियल कॉस्ट कुछ ना कुछ हमारी सेव होगी. अब हमने फैसला करना है. सेल रेवेन्यू
इररेलेवेंट है, सेल रेवेन्यू इररेलेवेंट है। क्यों? इसलिए इररेलेवेंट है केस 2 में बेटे, चाहे हम मशीन बेचें, नई लगाएं, पुरानी लगाएं, वही रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल रेलेवेंट है, तो उसने कहा कुछ वेस्टेज कम होने की वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये रेलेवेंट है, थोड़ी कॉस्ट पड़ेगी हमें। डायरेक्ट लेबर इररेलेवेंट कॉस्ट है, चाहे हम पहले वाली मशीन इस्तेमाल करें चाहे दूसरे वाली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इररेलेवेंट कॉस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मॉडल B100 की रेलेवेंट है क्योंकि अब नहीं पड़ेगी हमें। बुक वैल्यू मॉडल 100 की रेलेवेंट है क्योंकि अब नहीं पड़ेगी। डिस्पोजल वैल्यू रेलेवेंट है। मार्केट वैल्यू मॉडल 300 की रेलेवेंट है, अगर रिप्लेस करेंगे तो पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगी। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जर्नल इररेलेवेंट हो जाएगी अब, क्योंकि अब प्रोडक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस इररेलेवेंट, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस इररेलेवेंट, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इररेलेवेंट। अगर बेटे आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 12-10 है, मैं एक दफा रीड करता हूं, फिर आपसे सॉल्व करवाना है। Bill has just returned from a duck hunting trip. He has brought home 8 ducks. Bill's friend John disapproves of duck hunting. And to discourage Bill from further hunting, John has presented him with the following cost estimate per duck. Camper and equipment cost $12,000 है for 8 seasons, 10 hunting trips per season, 150 रुपए। ट्रेवल एक्सपेंस 100 माइल्स 0.3 माइल पर गैस लगती है, पर माइल गैस वगैरह 0.2 डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस डाल के ये 31 की पड़ती है। शॉर्ट गन शेल 2 बॉक्सेस 20 के, बोट 29 का, हंटिंग लाइसेंस 3 का, मनी लॉस प्लेइंग पोकर $24, बॉटल ऑफ विस्की $15, टोटल कॉस्ट $272 और कॉस्ट पर डक 8 डक्स पकड़ी हैं उसने तो $34 पर डक कॉस्ट। Assuming that the duck hunting trip Bill has just completed is typical, what costs are relevant to the decision as to whether Bill should go duck hunting again this season? बेटे ये पढ़े, आपने मुझे आंसर करना है, समझाना भी है क्या है, थोड़ा दोबारा पढ़ लें। वो बत्तखें पकड़ने जाता है, उस पर ये कॉस्ट आती है कि मैं फर्ज करें उसने कहा कि उसने जाना है या नहीं जाना, तो कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है। आप लोग रीड आउट कर लें, आपके सामने क्वेश्चन है,
और फिर मुझे आप बताएं, मैं जब पूछूंगा आप फैसला कर लें। ये आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे। आप इनके साथ कोई ताल्लुक इवेंट कॉस्ट प्लेइंग लॉस्ट, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है चाहे हम जाएं या ना जाएं, तो इसका मतलब है जो मनी लॉस प्लेइंग पोकर, जुआ खेल के जो इन्होंने या जो भी करना है इन्होंने वो कॉस्ट लॉस करनी है, इसका भी इस डक हंटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ने ठीक है। हाँ, शॉर्ट गन शेल के जो फायर है ना 2 बॉक्सेस, पहले 20 पड़े थे, अब भी ये एक्स्ट्रा शॉर्ट गन शेल्स जो है ना वो लगेंगे। हम 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे। जरा मुझे कोई बताया कितना आंसर आता है? 2.5। तो $5 एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। $5 एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। बस 2 और जो डक्स पड़ी हैं उनकी एडिशनल कॉस्ट $5 पड़ेगी। सर ने क्या किया है बेटे, बाकी कॉस्ट तो सारी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी ना, सिर्फ जो शेयर की कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा पड़ेगी। Which costs are relevant in a decision of whether it should give up the hunting? अगर हंटिंग को वो गिव अप करता है तो कौन सी कॉस्ट पड़े? 150 रेलेवेंट है, एक मैं आपको ये हाईलाइट करता रहता हूं जो रेलेवेंट है। 31 रेलेवेंट है, 2 ये भी नहीं पड़ेगी। शॉर्ट गन की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, 3 बोर्ड की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, 4 और हंटिंग का लाइसेंस भी नहीं चाहिए होगा, 5। इन सबको ऐड करें, ये होगी रेलेवेंट कॉस्ट। ये होंगी रेलेवेंट कॉस्ट अगर वो नहीं जाएगा, बाकी सारी रेलेवेंट कॉस्ट। एक और भी बात समझने में अब समझानी है आपको। ओके, एक बात और भी समझने वाली है बेटे। अगर वो ये बाय कर चुका है, एक ऑलरेडी बॉट, एक हो गया। ट्रेवल एक्सपेंस तो मेरे जरूरी नहीं है, शॉर्ट गन भी जाहिर है इस्तेमाल होगी, बोर्ड भी अगर वो ऑलरेडी बॉट कर चुका है। तो इस सिचुएशन में भी ये दोनों भी इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएंगी। ये दोनों भी इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएंगी।
तो ये भी निकाल दें। अब आपका कौन कौन सा रह जाएगा? जिन पे सर ने 2 1 और ये 2, ये भी छोड़ दें अगर वो ऑलरेडी बॉट कर चुका है। अब रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी रह गई? ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक, और शॉटगन शेल्स 2, और हंटिंग लाइसेंस 3। तो आप लोग बेटर आंसर पता क्या है? आप लिखें अगर वो ट्रिप पे नहीं जाता तो 831, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस, शॉटगन फायर 20 वाली 2, और हंटिंग लाइसेंस 3। ये 3 कॉस्ट ऐड करें, ये बनेगी रेलेवेंट कॉस्ट। बाकी तो पढ़ चुकी हैं इसलिए वो तो इररेलेवेंट ही रहेंगे। तो आप बेटर आंसर है आप 3 को ऐड करें। 31, 31, 20 और 3। 31, 20 और 3 कितना बनता है जी? ट्रेवल एक्सपेंस, चलिए सर, ट्रेवल एक्सपेंस प्लस शॉटगन प्लस ट्रेवल एक्सपेंस प्लस शॉटगन प्लस लाइसेंस फी, ये तीनों को ऐड करेंगे, ये बनेगी रेलेवेंट कॉस्ट। बेटे दूसरे लेक्चर के लिए दोबारा ज्वाइन करते हैं। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फातिमा को बैग उठाओ के लिए, फातिमा को बैग उठाओ बाहर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा नया टॉपिक है जिसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बस वो डिसीजन मेकिंग का वही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए। अब 2 टॉपिक्स हैं, हम कोशिश करते हैं फाइनल करने, हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको ABCD कहते हैं। अब आपने आज इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में शेयर करूंगा।
ओके, मैं वैसे साथ साथ बताता तो रहा हूं, ये कर लें। अब अपनी जियाद से राब्ता करके उनसे पूछ लीजिएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? Whenever we have more than one product in a business or more than one department in a प्रोडक्ट एक ही है, डिपार्टमेंट ज्यादा है, तो इन केसेस में हमारे पास एक इशू होगा। एक मिनट, बिलाल साहब का फोन है, मैं बात करता हूँ। या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे, ये बेटे मैं चैप्टर में, ये मैं अपनी तरफ से दूंगा आपको, ये चैप्टर बुक में भी है, लेकिन इसके हैंडआउट्स मैं खुद दूंगा आपको, मेल करूंगा। तो एक इशू होगा जॉइंट कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। तो एक इशू होगा जिसको क्या कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट। जब भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगी या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे, तो इन दोनों सिचुएशन में एक इशू होगा जिसको हम जॉइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट कहते हैं। अब अगला बड़ा इशू है इसकी बेस्ट एग्जांपल है पीयूजीसी। हमारे पास आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अपने अपने मटेरियल बुक्स अपनी अपनी है, लॉ वालों की अपनी है, कॉमर्स वालों की अपनी है, बिजनेस वालों की मेजॉरिटी अपनी है, आईटी वालों की अपनी है, और बैंकिंग एंड फाइनेंस वालों की अपनी है। लेकिन बहुत सारी कॉस्ट ज्वाइंट है। जैसे कि आपने सुना होगा गार्ड सबके कॉमन है, एडमन सारा कॉमन है, लाइब्रेरी कॉमन है, लैब्स कॉमन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कॉमन है, टेलीफोन के बिल्स कॉमन है। ये है जॉइंट कॉस्ट। तो जब भी ये कब होगा, जब एक कंपनी से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होगी। जैसे पेप्सी की फैक्ट्री में चले जाएं, बेटे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पेप्सी की फैक्ट्री में जो कॉमनली बन रही हैं। मसलन उसमें माउंटेन ड्यू है, मिरिंडा है, पेप्सी है, टीम है। इंग्रेडिएंट सबके डिफरेंट है, हो सकता है एक्सपर्ट भी डिफरेंट हो, लेकिन बेटे उनकी भी फैक्ट्री तो एक ही है ना। तो बिल्डिंग एक, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एक, चौकीदार सेम, सुपरवाइजर सेम, और इसी तरह से बहुत सारे वर्कर्स कॉमन होंगे। अब हमारा टॉपिक पता क्या है? टॉपिक है हाउ टू एलोकेट जॉइंट और कॉमन कॉस्ट। हम जॉइंट या कॉमन कॉस्ट कैसे एलोकेट करें? हम जॉइंट या कॉमन कॉस्ट कैसे एलोकेट करें? रिमेंबर वन थिंग, प्रोडक्ट में एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये स्पेसिफिक कॉस्ट है,
ये अपनी अपनी होती है। डायरेक्ट लेबर, ये भी स्पेसिफिक कॉस्ट है। FOH ये बेटे जॉइंट कॉस्ट है। सेलिंग एक्सपेंस ये भी जॉइंट कॉस्ट हो सकती है। एडमिन भी जॉइंट कॉस्ट हो सकती है। सो मटेरियल और लेबर नॉर्मली स्पेसिफिक कॉस्ट है, बाकी जॉइंट कॉस्ट होती है। सो ये 3 जॉइंट कॉस्ट हो गई। अब इनको एलोकेट करना है हमने प्रोडक्ट्स में। बेटे प्रोडक्ट कॉस्ट तो निकालनी है ना, तो हमने बताना है कि कितनी ए की कॉस्ट है, कितनी बी की, कितनी सी की है, कितनी पेप्सी की है, कितनी माउंटेन ड्यू की है, कितनी बाकियों की है। इसका मतलब है हमारा एक इश्यू तो है कि हम इस कॉमन कॉस्ट को कैसे एलोकेट करें। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है पूछे, फिर मैंने ये रेज करना है। There are 3 methods of allocation of joint cost. Number 1, equal distribution. Number 2, single base distribution. जिसको ट्रेडिशनल और नंबर 3 है ABC, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे बेटे एक ऑप्शन क्या हो सकती है, एक ऑप्शन ये हो सकती है हमारी यूनिवर्सिटी के जी सारे 6 डिपार्टमेंट हैं, 6 डिपार्टमेंट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेटे जैसे आमर सुहेल साहब का डिपार्टमेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश डिपार्टमेंट है मैडम राबिया, मैडम आदला, वो तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। उनको बहुत एतराज होगा कि जी देखिए हमारे तो थोड़े थोड़े स्टूडेंट हैं, हमें भी वो कॉस्ट एलोकेट हो रही है जो कॉमर्स को, बैंक, बिजनेस को हो रही है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। तो हमने कहा जी ठीक है, फिर स्टूडेंट की बेस पे कर लेते हैं सिंगल बेस कॉस्टिंग। सिंगल बेस का मतलब है किसी एक बेस पे करना है ना, हम कहते हैं स्टूडेंट की बेस पे कर लें। जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे टोटल स्टूडेंट पे डिवाइड करें, जिसके जितने स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। मुझे फिर भी एतराज है, सर जी लैब सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, आईटी वाले, तो लैब की कॉस्ट हमें क्यों एलोकेट हो। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमर्स के पास हैं, तो लैब की कॉस्ट तो सबसे ज्यादा आईटी वालों को एलोकेट होनी चाहिए, इस्तेमाल ही वो करते हैं। लाइब्रेरी सो कॉल्ड लॉ वाले ज्यादा यूज करते हैं, वैसे तो वो कुछ भी नहीं करते। कि लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है वो लॉ वालों को ज्यादा आनी चाहिए। एडमन सबसे ज्यादा मसले जो हैं बिजनेस एडमन वालों के होते हैं, तो एडमन की कॉस्ट सबसे ज्यादा बिजनेस वालों को एलोकेट होनी चाहिए। एरिया सबसे ज्यादा कॉमर्स के पास है, तो बिजली का बिल सबसे ज्यादा कॉमर्स पे एलोकेट होगा। इसका मतलब है सिंगल बेस या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी एक अच्छा मेथड नहीं है। इसीलिए एक अच्छा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं वो है ABC। ABC की डेफिनेशन निकली है, अ मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ joint cost in which
joint / common cost is allocated on the basis of activity with which it is related. With which it is related. It is a two-step process. Number one, joint cost is allocated to specific cost pools. Number two, the cost allocated to cost pools is further subdivided into products or departments on the basis of cost drivers. दो नए कॉन्सेप्ट बने, एक कॉस्ट पूल और दूसरा कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, इसके बारे में हमने अभी बात करनी है। कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर किसको कहते हैं? ये जो कुछ लिखा है ये अरेज करना है। कॉस्ट पूल can be a collection of joint, a particular joint cost. और कॉस्ट ड्राइवर मैं अभी समझाता हूं। The element which drives the cost pool. आप ये नोट करें, फिर अगली बात हम आपसे करते हैं। इसके बाद आप सब ये करेंगे, मुझे सब लोग अपना रोल नंबर लिख दें चैट बॉक्स में। जल्दी से चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखिएगा जी, पूरा रोल नंबर। भी नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट बेस है, उस बेस के मुताबिक फिर हम एलोकेट करते हैं। उस बेस के मुताबिक हम एलोकेट करते हैं। इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। यानी देखें, एक क्या है, हम गुजरांवाला कैंपस की सारी कॉस्ट जो है ना वो इक्वल बेस पे डिवाइड कर दें सारे डिपार्टमेंट में, वो भी नहीं सही। एक ये है कि हम स्टूडेंट की बेस पे कर दें, वो भी सिंगल बेस है, उसमें भी इश्यूज हैं।
एक ये है कि बिजली का बिल अलग बेस पे डिवाइड करें, लैब की कॉस्ट अलग बेस पे डिवाइड करें, लाइब्रेरी की अलग बेस पे डिवाइड करें, हर कॉस्ट को अलग अलग बेस पे डिवाइड करें। ये जो अलग अलग बेस पे डिवाइड करना है ना, इसको कहते हैं हम मेथड ABC। और ये ट्रू एलोकेशन का वे है। इंशाल्लाह बेटे वी विल ज्वाइन यू टुमारो। कल हमारा 10 बजे 8:30 से 10 जी 10 बजे लेक्चर होगा, जैसे पहले होता था। इंशाल्लाह का मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।